अब बात करता हूं अगले चैप्टर की। चीन में इस वक्त कुछ ऐसा हो रहा है जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता था। वहां शी जिनपिंग के खिलाफ नारे लगा रहे हैं लोग, सड़कों पर उतरकर लोग कह रहे हैं कि शी जिनपिंग गद्दी छोड़ो। आज जरा इसका चैप्टर खोलता हूं। आज चीन का चैप्टर खोलना भारत के लिहाज से भी बड़ा जरूरी है। क्या चीन अपने ही लोगों पर टैंक चलाएगा? और नरेंद्र मोदी का वो कौन सा फैसला है जो चीन के लोगों को बचा सकता है? आज ये दोनों बताओ। लेकिन पहले आपको चीन की राजधानी बीजिंग की तस्वीर दिखाता हूं कि वहां कैसे लोग विरोध प्रदर्शन पर उतर आए। लोग नारे लगा रहे हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता से हटाओ। लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन खत्म करो, नहीं तो शी जिनपिंग को गद्दी से हटाओ। चीन में अगर शी जिनपिंग के खिलाफ प्रदर्शन होने लगे तो यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहां पर इस तरह के प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। इस तरह के प्रदर्शन को वहां तुरंत कुचल दिया जाता है, इसलिए वहां जनता आसानी से सड़कों पर नहीं उतरती। लेकिन चीन में इस वक्त जबरदस्त विरोध प्रदर्शन चल रहा है, अलग अलग राज्यों में वहां पे चल रहा है। क्यों? वो जो जीरो कोविड पॉलिसी है उसके तहत जो लॉकडाउन लग रहा है उसका लोग सड़क पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। और इसका सीधा मतलब यह है कि जिनपिंग को लेकर चीन की जनता का सब्र अब जवाब दे रहा है। चीन पर गहराई से नजर रखने वाले कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन में उन्होंने सड़कों पर इस तरह का गुस्सा पहले कभी नहीं देखा। ऐसा होता ही नहीं भाई, वहां इजाजत नहीं है। इंडिया थोड़ी है कहीं तंबू गाड़े बिरयानी खा रहे हैं और बैठे हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। वहां ये सब नहीं चलता। हमारे यहां लोग बोलने को बोल देते हैं तानाशाही सरकार है, यहां आराम से आप प्रदर्शन करते हैं। लाखों लोगों को रोज दिक्कत हो, सड़क घूम घूम के जाएं, एम्बुलेंस फंसे, लेकिन प्रदर्शन चलता रहता है। वहां ये सब नहीं होता। ये पहली बार इतने दिनों बाद देखने को मिल रहा है। सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए लोग सफेद पेपर लेकर वहां सड़क पर आ गए। लोग हाथों में सफेद कागज लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कागज पर कुछ लिखा नहीं। ब्लैंक पेपर से यह जता रहे हैं कि लोग बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन बोलने की आजादी ना होने की वजह से कह नहीं पा रहे। सोचिए ये हालत है चीन की। लोग इसके जरिए शी जिनपिंग को मैसेज भी दे रहे हैं कि वो इस खाली कागज पर अपना इस्तीफा लिख कर दे दें। चीन में लोग बेहाल हैं, उनका गुस्सा फूट पड़ा है। बीजिंग में लोग सड़कों पर नारेबाजी कर रहे हैं कि या तो आजादी दो या फिर मौत दे दो। लोग कह रहे हैं मार दो, ऐसे हालत में रख रहे हो, इससे अच्छा तुम मार दो। शी जिनपिंग की तानाशाही नीतियों ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। अब वो इन नीतियों से आजादी मांग रहे हैं। सिर्फ बीजिंग की बात नहीं है, चीन के अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन की लहर उठ गई। चीन की आर्थिक राजधानी शंघाई में भी शनिवार और रविवार को शंघाई में हजारों लोगों ने प्रोटेस्ट किया। लोगों ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग और कम्युनिस्ट पार्टी के विरोध में नारे लगाए। लोग मांग कर रहे हैं कि जिनपिंग को सत्ता छोड़ देनी चाहिए। चीन में इस तरह के विरोध प्रदर्शन 1980 के दशक में हुए थे, लास्ट 1980 में, जब लोग बदलाव और आजादी की मांग करते हुए सड़क पर आ गए थे 1980 में। और ये विरोध प्रदर्शन करने वाले भी आम लोग थे, लेकिन चीन ने तब इन विरोध प्रदर्शनों को कुचल दिया था। तब 1989 में बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर पर 10 लाख लोग जुट गए थे। और इस विरोध को कुचलने के लिए चीन ने पहले मार्शल लॉ लगाया और फिर चाइनीज आर्मी के टैंक तियानमेन स्क्वायर की तरफ भेज दिए थे। ये उस समय की तस्वीरें दिखा रहा हूं, 1980 के दशक। टैंक भेज दिया लोगों की तरफ, मार दो। निहत्थे लोगों पर चीन के सुरक्षा बलों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। टैंक से निहत्थे लोगों को कुचल दिया था। प्रदर्शनकारियों को कुचलकर उनके शवों को जला दिया और नालियों में बहा दिया गया था। यह है चीन, जो हमारे यहां वामपंथियों को बड़ा पसंद आता है। यह वो चीन है, लोगों पे टैंक चढ़ाकर कुचल देने वाला चीन। बताया जाता है कि तब चीन ने 10,000 प्रदर्शनकारियों को मार दिया। और इसीलिए अब लोग कह रहे हैं कि ये जो प्रदर्शन बढ़ रहा है, ये ऐसे ही बढ़ा तो पता चला फिर टैंक वैंक ना भेज देंगे। चीन ने 1989 में तो विरोध प्रदर्शन को कुचल दिया था, लेकिन क्या 2022 में यह मुमकिन है? यह बड़ा सवाल, क्योंकि इस बार विरोध अलग तरीके का है। लोगों के मन में सिर्फ एक मुद्दा चल रहा है, और वो ये शी जिनपिंग की जीरो कोविड पॉलिसी अब बर्दाश्त नहीं है। लोग सारे नियमों को तोड़कर सड़कों पर निकल रहे हैं। शहरों में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज के छात्र बड़े पैमाने पर विरोध कर रहे हैं।
चीन में शी जिनपिंग के खिलाफ नारे लगाना और खुलकर बोलना बहुत बड़ा खतरा होता है भाई। आप लोगों को अगर पता ना हो, कितने तो ऐप्स ही वहां नहीं चलते जो सरकार कंट्रोल कर सकती है, वो ऐप मोबाइल में चलता है। ये सब प्रदर्शन होगा, ये तो कोई सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि वहां क्या करते हैं, ऐसे उठाया और सीधा जेल में। हमारे यहां जैसा नहीं है भाई। लेकिन लोगों को इस बात का भी डर नहीं है कि उनको जेल में डाल देंगे। सोचिए कितनी अति कर दी होगी, कितना ज्यादा उनको परेशान कर दिया होगा लॉकडाउन के नाम पर। और मैं अभी आपको बताऊंगा नरेंद्र मोदी ने जो फैसले लिए थे वो कैसे चीन के लोगों को बचा सकता था, और हमारे यहां क्या तमाशा हुआ था, जरा वो आपको आज याद दिलाऊंगा। चीन के लोग अब जिनपिंग को चुनौती दे रहे हैं। इसकी बड़ी वजह है कि जिनपिंग की जीरो कोविड पॉलिसी लोगों की जान ले रही। इससे लोग पहले से ही गुस्से में थे, लेकिन एक घटना से लोगों का गुस्सा सड़क पर आ गया। इस घटना के बारे में भी आपको जानना चाहिए। 24 नवंबर को शिनजियांग प्रांत के उरुमकी इलाके में एक इमारत में आग लग गई। 21 मंजिला इमारत में आग लगने से 10 लोगों की जान चली गई। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि ये लोग बच सकते थे, लेकिन लॉकडाउन लगा था। इस वजह से फायर ब्रिगेड वाले देर से पहुंचे और घर बाहर से लॉक होने के कारण लोग भाग नहीं पाए, क्योंकि उनको लॉक किया हुआ था कि लॉकडाउन है। फायर ब्रिगेड वाला पहुंचा नहीं और बेचारे अंदर जल के मर गए इस लॉकडाउन की वजह से। इस इमारत के फ्लैट्स के मेन गेट को बाहर से सील किया गया। इसकी तस्वीरें चीन के सोशल मीडिया में वायरल हो गईं। इस घटना के बाद चीन में प्रदर्शन तेज हो गया और धीरे धीरे कई शहरों तक फैलता चला गया। चीन में जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से इस तरह के नियम बनाए गए कि महीनों से लोगों को घरों में परमानेंट कैद कर दिया गया। हमारे यहां तो एनआरसी आया नहीं, लोगों ने माहौल बना दिया, अरे डिटेंशन कैंप में डाल देंगे बिना एनआरसी आए। वहां कोविड आया तो देखो कैसे डिटेंशन कैंप बना रहे हैं, बाहर से दरवाजा सील कर दे रहे हैं। ये हालत कर दी है। सोचिए अंदर सच में एक जगह तो आग लगी, दूसरी जगह कुछ हो जाए, आदमी क्या करेगा? इनसे कोरोना संभल ही नहीं रहा है भाई। इनका तरीका यह है कि लोगों को कैद कर दो, बाहर से जो है वो सील कर दो। वो देख रहे हैं वेल्डिंग चल रही है, बाहर से वेल्डिंग कर दिया दरवाजे को। ये तस्वीरें चीन के चेंगडू शहर की हैं। यहां पर हेल्थ वर्कर्स लोगों के घरों के मेन गेट को सील कर दे रहे हैं। यानी ये घर सोसाइटी में है, यानी एक तरह से पूरी सोसाइटी ही सील कर दी जा रही है। सील करने के लिए वेल्डिंग मशीन का प्रयोग हो रहा है। एक बार सील कर दिए तो फिर कोई खोल ना पाए, ये व्यवस्था है। इतनी भी बुद्धि नहीं लगा रहे कि अंदर जो है उसकी हालत खराब होगी तो कैसे निकलेगा। नहीं, तुम अंदर मर जाओ तो मर जाओ, लेकिन कोविड लेके बाहर ना हो। ये इनका तरीका है कोविड से लड़ने का। चीन की जीरो कोविड पॉलिसी में लोगों को हर दिन कोविड टेस्ट कराना पड़ता, हर दिन कोविड टेस्ट। इसके लिए हर गली नुक्कड़ में टेस्ट सेंटर बना दिए। लोगों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ कर कोविड टेस्ट कर रहे हैं। इस दौरान कोई हंगामा ना हो इसलिए हेल्थ वर्कर्स को हाईटेक और आधुनिक हथियार दे दिया कि कोई ज्यादा चू चपड़ कर मारो, वहीं खत्म करो। लोगों का मन है नहीं है, कोविड टेस्ट कराना ही कराना है। हमारे यहां फ्लाइट में बोला कोविड का रिपोर्ट लेके जाओ तो लोग जुगाड़ ढूंढते थे कि कैसे नकली बन जाए। कौन नाक में जो है वो पाइप घुसाएगा, वो छोटी सी नहीं आती थी 3 लीटर, वहां रोज करना पड़ता है। ये है चाइना और ये है अपना इंडिया। कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है ना। कोविड टेस्ट नहीं कराने का अंजाम आप सोच सकते हैं कि वहां क्या होता होगा। याद कीजिए, चीन पहला देश था जहां से कोरोना आया। चीन पहला देश था जिसने सबसे पहले लॉकडाउन लगाया, और चीन अब भी उन कुछ देशों में है जहां अब तक सख्त लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इस साल की शुरुआत में चीन ने टूरिज्म के लिए मशहूर शहर शियान के 1 करोड़ 30 लाख लोगों को 1 महीने के लिए लॉकडाउन में कैद कर दिया। 1 करोड़ 30 लाख लोग को लॉकडाउन में डाल दिया। इस साल मार्च में 2.5 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाली वित्तीय राजधानी शंघाई में 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगाया, लेकिन 2 महीने तक लोगों को घरों में बंद रखा। इस साल अगस्त में चीन ने करीब 30 शहरों में जीरो कोविड पॉलिसी के तहत लॉकडाउन लगा दिया और उस वक्त पूरे चीन में 6.5 करोड़ लोग कैद थे। सितंबर में शांसी प्रांत है, वहां 2 शहरों में चीन ने लॉकडाउन तब लगा दिया जब वहां पर कोरोना के ना के बराबर मामले थे। पर इतना ये लोग घबराए हुए हैं कोरोना को लेकर कि ना के बराबर मामले में भी लगा दिया डर के मारे, रखो सबको अंदर, किसी को बाहर मत निकलने दो। अक्टूबर में सख्त लॉकडाउन वाले चीन के शहरों और कस्बों की संख्या बढ़कर 150 से ज्यादा हो चुकी थी, जिससे 28 करोड़ लोग प्रभावित थे, लॉकडाउन से प्रभावित थे।
और ये सब तब है जब भारत में आप ये भूल चुके हैं कि लॉकडाउन क्या होता है। ये सब तब है जब भारत में लोग जो है वो मास्क को घर में फ्रेम करा कर रख चुके हैं कि ये भी कभी पहनते थे। ये सब तब है जब लोग सैनिटाइजर जो घर में बच गया उसके लिए सोच रहे हैं कि इसी से फ्रिज और टीवी साफ कर देते हैं, थोड़ा ज्यादा साफ होगा। ये भारत का हाल है और ये चीन का हाल है। जीरो कोविड पॉलिसी का मतलब क्या होता है, पहले ये भी सुनिए। चीन में जो जीरो कोविड पॉलिसी चल रही है, जिसका ये विरोध हो रहा है, उसका मतलब होता है कि तब तक टेस्टिंग करो, ट्रेसिंग करो, आइसोलेशन करो, पूर्ण या आंशिक लॉकडाउन करो जब तक कोविड केस जीरो ना हो जाए। लेकिन ये जीरो कोविड पॉलिसी तब काम कर रही थी जब दुनिया के पास कोई चारा नहीं था, जब कोई वैक्सीन नहीं थी। शुरुआत में इसी तरह की पॉलिसी को दुनिया के अलग अलग देशों ने अपने अपने तरीके से लागू किया था, लेकिन चीन ने जीरो कोविड पॉलिसी को अपनी सफलता बताकर खूब मार्केटिंग की। तब यह भी कहा जाता था कि पूरी दुनिया कोरोना से परेशान है, लेकिन चीन ने इसे कंट्रोल कर लिया। हमारे यहां लोग कहते थे भाई चीन को देखो कंट्रोल कर लिया, हम क्या कर रहे हैं। आज देखो चीन क्या कर रहा है और हम क्या कर रहे हैं। हमारे यहां कुछ लोगों को इतना मजा आता है ना, अब बगल में देखो क्या हो रहा है, यहां फेल हो गया। अपने देश को फेल बताने में, अपने देश को हारा हुआ बताने में कुछ लोगों को एकदम अंदर से लड्डू फूटता है। अब लड्डू जल गया, खत्म, टूट गया, फूट गया, सड़ गया, बदबू आ रही है उस लड्डू से, खाओ तुम ही, और कोई नहीं खाएगा। लेकिन अब जब पूरी दुनिया ने जीरो कोविड पॉलिसी छोड़ दी और वैक्सीन के सुरक्षा कवच के अलावा वायरस के साथ ही लाइफस्टाइल को एडजस्ट करना सीख लिया, तब भी चीन जीरो कोविड पॉलिसी पर चल रहा है और वो इसे लगातार सही भी ठहरा रहा है। इसी साल अक्टूबर में कम्युनिस्ट पार्टी का 20वां अधिवेशन हुआ तो चीन में सबको यह लगा कि शी जिनपिंग जीरो कोविड पॉलिसी पर कुछ बोलेंगे, कुछ रियायत दे देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बल्कि जिनपिंग ने बहुत जोर देते हुए कहा कि जीरो कोविड पॉलिसी में कोई रियायत नहीं दी जाएगी, क्योंकि उनकी पहली प्राथमिकता लोगों की जान बचाना है। जिनपिंग इसे साइंटिफिक एंड इफेक्टिव बताते हैं। चीन के ये भी तर्क हैं कि जीरो कोविड पॉलिसी से उसके हेल्थ केयर सिस्टम पर ज्यादा बोझ नहीं आया। जीरो कोविड पॉलिसी से चीन के लोग परेशान हैं। चीन को बड़ा आर्थिक नुकसान भी हो रहा है, वहां की अर्थव्यवस्था बदहाल हो रही है। इसके बावजूद अगर चीन जीरो कोविड पॉलिसी को नहीं छोड़ रहा है तो उसका कारण क्या होगा? कुछ तो कारण होगा, वो कारण सुनिए। पहली वजह है जिनपिंग का ईगो। मैंने बोल दिया कैसे नहीं ये होगा। उसको लग रहा है कि पब्लिक सड़क पर उतर गई, मेरा विरोध कर रही है और मैंने सुन लिया तो कल को और लोग उतरेंगे, बंद करो इनको। उसका ईगो बड़ा है भाई, लोगों की जान वान का कोई नहीं उसको, उसका ईगो बड़ा है कि मैंने बोला है, जो बोल दिया वही सही है। जीरो कोविड पॉलिसी को वापस लेने या उस पर नरमी बरतने का मतलब है कि विरोध के आगे जिनपिंग का झुक जाना। शी जिनपिंग कभी नहीं चाहेंगे कि वो कमजोर दिखें, इसलिए भारी विरोध के बावजूद जिनपिंग इस पर अड़े हुए हैं। दूसरी वजह, जिनपिंग की अथॉरिटी। चीन में लोकल अथॉरिटी कार्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम के तहत चलती है। कार्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम के तहत लोकल कार्डर को जो काम दिया जाता है उसके आधार पर उसकी परफॉर्मेंस देखी जाती है। शी जिनपिंग ने भी अपनी अथॉरिटी को और मजबूत करने के लिए इन लोकल कार्डर को जीरो कोविड पॉलिसी का काम थमा दिया कि लो देखो कोई नहीं निकलना चाहिए। उन्हें यह आजादी दे दी कि वो जैसे भी हो, जिस तरह से भी हो, टारगेट को पूरा करें। जैसे आपको मार्केटिंग में नहीं बोलते हैं कि इतना करके लाओ, अब आपके दिमाग में वो घूम रहा है लाओ लाओ लाओ। यही वजह है कि जीरो कोविड पॉलिसी को बहुत सख्ती से लागू किया गया और इस पॉलिसी के लागू होने से यह साबित हुआ कि शी जिनपिंग की पकड़ अपने कार्डर पर मजबूत है। तीसरी वजह, चीन की वैक्सीन की नाकामी। चीन में कोरोना केस बढ़ने की एक बड़ी वजह चीन की वैक्सीन का फेल होना भी है। वैक्सीन का फेल होना जिनपिंग के फेल होने जैसा है। कई देशों ने चीन को असरदार वैक्सीन देने की पेशकश भी की कि भाई तुम्हारा नहीं चल रहा, एक काम करो ये लो हमारा वाला लगा दो। उसका जिनपिंग का ईगो ही कम नहीं हो रहा। उसने कहा कि नहीं हमको नहीं चाहिए, हमारा ठीक है। अब अगर वैक्सीन असरदार नहीं है तो जीरो कोविड पॉलिसी ही एकमात्र तरीका है, क्योंकि अगर वैक्सीन से हो जाता तो लोग बाहर घूमते आराम से, जैसे हमारे यहां घूम रहे हैं इंडिया में, क्योंकि वैक्सीन तगड़ी बनाई अपने वैज्ञानिकों ने। वहां नहीं बनाई तो बोल रहे घर में रहो, तो लोग सड़क पे आ गए, बोले तुम घर में रहो। घर पे क्या रहोगे तुम, छोड़ो वो पद। चौथी वजह, चीन में कमजोर हेल्थ केयर सिस्टम। चीन अभी तक वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़ा कर पाया है जो किसी कोविड वेव का सामना कर सके। बुजुर्ग आबादी में कम वैक्सीनेशन को देखते हुए चीन किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता। चीन के में कहा जाता है कि ऐसी कई चीजें हैं
जो चीन सीक्रेट रखता है, वहां सब कुछ पारदर्शी नहीं है। इसलिए एक आशंका यह भी है कि जो कोरोना केस के नंबर चीन दुनिया को बता रहा है, केस उससे कहीं ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि जितने केस चीन में आ रहे हैं उससे ज्यादा केस तो बाकी देशों में भी आ रहे हैं, लेकिन वहां ऐसी पाबंदी तो नहीं है जैसी पाबंदी चीन में है। इसलिए लोगों को लग रहा है ये बता कम रहा है, मामला है गड़बड़, इसलिए ये सब कर रहा है। ये तो चीन का हाल है, लेकिन आज जब ये चीन का हाल बता रहा हूं तो यहां पर उन लोगों की बात करना बहुत जरूरी है जिन्होंने भारत के कोविड मैनेजमेंट पर सवाल उठाए थे। और मैं ये बात इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि बतौर देश हमें देखना चाहिए कि जब हम संकट से मिलकर लड़ रहे थे, वो कौन लोग थे जो चाहते थे कि देश इस लड़ाई में कमजोर पड़ जाए। यहां लॉकडाउन की स्ट्रेटेजी पर सवाल उठाए गए थे, आपको याद होगा। नरेंद्र मोदी को चुन चुनकर गालियां दी गई थी, कोसा गया था, थाली ताली का मजाक उड़ाया गया। प्राइम मिनिस्टर थाली बजवा रहे, ताली बजवा रहे। जब वैक्सीन नहीं बनी तो कहे वैक्सीन कहां है, जब वैक्सीन आ गई तो कहने लगे वैक्सीन जल्दबाजी में बना दी। क्या भरोसा। आज इन लोगों को देखना चाहिए कि आज कोविड मैनेजमेंट में भारत की स्थिति क्या है और चीन की स्थिति क्या है, और आपको भी देखना चाहिए ताकि अगली बार देश जब मिलकर किसी समस्या से लड़े तो आपको ध्यान रहे कि कुछ भी करना है लेकिन इन लोगों को नहीं सुनना है। आज अगर आप देखेंगे चाइना वर्सेस इंडिया करके देख लीजिए, आप एक तरफ चाइना को रखिए और दूसरी तरफ आप इंडिया को रखिए और दोनों की कोविड पॉलिसी पर चर्चा कीजिए कि दोनों ने किस तरह से इसको डील किया। अपने पड़ोसी को देखकर ज्यादा समझ में आता है। चीन की आबादी 145 करोड़, भारत की भी कोई कम नहीं है, हम करीब 140 करोड़। तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहां लोग कम थे इसलिए हमने मैनेज कर लिया और वो बेचारा नहीं कर पा रहा। अगर दोनों को मिला दीजिए तो दुनिया की कुल आबादी के 36% लोग इन दो कंट्रीज में रहते हैं। अब कोरोना केस की बात कीजिए। कोरोना केस 27 नवंबर को 27 नवंबर 2022 चीन में 38,503 केस हैं 27 नवंबर को, और भारत में कितने हैं? मात्र 291 केस, मात्र 291, और यहां 38,503। और ये भी लोगों को लग रहा है ये भाई झूठ बोल रहा है चीन, इससे ज्यादा ही होंगे। लॉकडाउन अगर आप देखेंगे, चीन के अंदर जो लॉकडाउन हुआ है वो 80+ शहर में लगा हुआ है, और भारत में 0 लॉकडाउन, कोई लॉकडाउन कहीं नहीं लगा हुआ है। लोग घूम रहे हैं, आराम से बिजनेस कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, आराम से वीडियो बना बना के सरकार को गाली दे रहे हैं, सरकार की तारीफ कर रहे हैं, सब चल रहा है देश के अंदर नॉर्मल। अब अगर आप वैक्सीनेशन देखिएगा, मिटाइए वैक्सीनेशन, अगर आप देखिएगा, इधर चाइना इधर इंडिया, भारत में करीब 90% आबादी जो है, एडल्ट आबादी 90% को दोनों डोज लग चुकी है। तो एक काम कीजिए, इसको मिटाने से अच्छा इधर इंडिया कर दीजिए और इधर चाइना कर दीजिए। वैसे दोनों एक ही चल रहा है, यहां भी 90% दोनों डोज लग गई, दोनों जगह 90% डोज लगी हुई। लेकिन इंडिया में 291 केस और चीन में 38,000। क्यों? क्योंकि इनकी डबल डोज जो है वो काम नहीं कर रही, इनकी वैक्सीन काम नहीं कर रही, इसलिए इनकी हालत खराब है। भारत की कोविड मैनेजमेंट पॉलिसी का भारत में ही किस तरह से विरोध हुआ था, मजाक उड़ाया गया था, आज उसके बारे में सोचिए। और आप सोचिए कि अगर यह हालत ना होती तो भारत और कितना बेहतर कर सकता था। आपको एक बार फिर से याद दिलाता हूं, क्योंकि मोदी सरकार की जिन नीतियों का मजाक उड़ाया गया, उन्हीं के कारण कोविड काबू में आया। जब कोविड देश में पैर पसार रहा था तो 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू लगा रही थी, जनता कर्फ्यू लगा था। इस दौरान लोगों से अपील की गई थी कि वो अपने अपने घरों में ताली और थाली बजाकर कोरोना वॉरियर्स का उत्साहवर्धन करें। पीएम मोदी के इस अभियान का राहुल गांधी ने उस समय विरोध किया था।
कई लोगों ने मजाक उड़ाया था, ताली थाली बजवा रहे हैं, लेकिन वो मनोबल लोगों का बनाए रखने के लिए था। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि कोरोना वायरस हमारी नाजुक अर्थव्यवस्था पर एक कड़ा प्रहार है। छोटे मध्यम व्यवसायी और दिहाड़ी मजदूर इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। ताली बजाने से उन्हें मदद नहीं मिलेगी। आज नकद मदद, टैक्स ब्रेक और कर्ज अदायगी पर रोक जैसे एक बड़े आर्थिक पैकेज की जरूरत है। तुरंत कदम उठाएं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने, देश के प्रधानमंत्री ने पहले लोगों की जिंदगी बचाई और सेकेंड वेव में अर्थव्यवस्था बचाई, जिसका नतीजा आज यह है कि भारत दुनिया में सबसे बेहतर स्थिति में, दुनिया में। तो जो लोग सवाल उठाते थे कि इनको क्या आता है, ताली बजवा रहे, थाली बजवा रहे, आज वो पूछिए उनसे पलट के, ये चीन में क्या हो रहा है बताओ जरा, अगर इनको कुछ नहीं आता था तो। इसी तरह से जब भारत में वैक्सीन बन गई और लोगों को लगनी शुरू हुई, तो वैक्सीन का ही विरोध शुरू कर दिया गया। अखिलेश यादव ने कहा था कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, इसे नहीं लगवाएंगे। बीजेपी की वैक्सीन लोग बता रहे थे। आज वही वैक्सीन देश को बचा के रखी हुई है। यहां 200 केस है, 271 केस है, वहां 38,000 केस है चीन में। वो बनाई हमने वैक्सीन, हमारे वैज्ञानिकों ने। उसके बाद वैक्सीन डिप्लोमेसी के तहत भारत ने कई देशों को वैक्सीन भेजी, तो इसका भी विरोध किया। कांग्रेस ने पोस्टर जारी करके कहा था कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी। आम आदमी पार्टी ने भी ट्वीट करके सरकार की वैक्सीन डिप्लोमेसी पर सवाल खड़े किए। भारत की कोविड मैनेजमेंट को लेकर दुनिया भर की संस्थाओं और बड़े नेताओं ने भारत की तारीफ की। मई 2022 में टोक्यो में हुए क्वाड समिट के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत की कोरोना पॉलिसी के लिए प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की थी। जो बाइडेन ने चीन से भारत की कोरोना पॉलिसी की तुलना करते हुए चीन की पॉलिसी को फेल बताया था। जो बाइडेन को दिख रहा था, लेकिन हमारे यहां लोग देखना नहीं चाहते थे कुछ लोग। अप्रैल 2022 में तत्कालीन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत की वैक्सीन की तारीफ करते हुए कहा था कि भारत आज दुनिया की फार्मेसी बन गया है और यहां तक कि उनकी बांह पर लगा कोरोना का टीका भी भारत का है। बोरिस जॉनसन ने कहा कि उन्होंने इंडियन वैक्सीन लगाई है, इसी ने उन्हें ठीक किया है। भारत का बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया भारत का धन्यवाद कर रही थी और हमारे यहां कुछ लोग शायद चाहते थे कि भारत वैसे ही चीन की हालत में हो जैसा आज चीन है। अगस्त 2022 में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में भारत की कोविड मैनेजमेंट पॉलिसी की तारीफ हुई। इस रिपोर्ट में लिखा कि भारत सरकार ने वो कदम उठाए जिससे जरूरी मेडिकल उपकरणों की आपूर्ति बढ़ी। जिन चीजों की भारत के पास कमी थी, उसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लोकल मार्केट की मदद की गई। कोरोना के दौरान सप्लाई चेन को बनाए रखने के लिए कंप्यूटराइज्ड सिस्टम को अपनाया गया। यह वर्ल्ड बैंक तारीफ कर रहा था और हमारे यहां लोग इनको कुछ नहीं। अप्रैल 2022 में आईएमएफ ने कहा था कि कोरोना के बावजूद भारत ने एक्सट्रीम पॉवर्टी को बढ़ने नहीं दिया और उसे 1% तक सीमित किया। जून 2022 में अमेरिका के वित्त विभाग ने कहा कि कोरोना के 3 वेव के बावजूद भी भारत की अर्थव्यवस्था फिर से संभल गई है। जिस आदमी को इतना कोसा गया, नरेंद्र मोदी को, उन्हीं ने सारे फैसले लिए, लीड किया कि कल को जो होगा वो मैं अपने ऊपर लूंगा। प्राइम मिनिस्टर हूं ना भाई, देश को चला रहा हूं। लॉकडाउन लगाओ, लोगों को बचाओ। दूसरा लॉकडाउन लगाओ, अर्थव्यवस्था को बचाओ। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करो कि इससे निपट सकें। वैक्सीन अपनी ही लगाएंगे, विदेशी ताकतों के दबाव में नहीं आएंगे। ये सारे फैसले इस आदमी ने अपने सीने पर लिए। कल को इतना भी गलत होता, जो कई लोग प्रार्थना कर रहे थे कि हो जाए, तो सब इन्हीं को टारगेट करते, लेकिन ले लिया, बचा भी लिया, निकाल भी लिया और देश खड़ा है। सितंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने कोविड मैनेजमेंट के लिए भारत सरकार की तारीफ करते हुए कहा था कि जो भारत ने किया वो कोई दूसरा देश नहीं कर पाया। और यही वजह है प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की लिस्ट में टॉप पर है। मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की तरफ से जारी अप्रूवल रेटिंग के मुताबिक अगर आप देखेंगे, फिर रेटिंग आई और यह रेटिंग क्या कहती है इसको देखिए। इस रेटिंग में दुनिया के नेताओं में नंबर 1 पर कौन है? भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नाम, नरेंद्र मोदी का। और इनकी अप्रूवल रेटिंग है 77%। और मई 2021 में अगर आप देखेंगे, ये अभी है, और मई 2021 में ये अप्रूवल रेटिंग कितनी थी आपको पता? तब भी दुनिया में सबसे ज्यादा थी, लेकिन 64%, 64%।
13% और बढ़ गई है। जो बाइडेन अमेरिका के वो हैं 41% पर, इनकी गिर गई मई 2021 में। अगर आप देखेंगे यूएस प्रेसिडेंट, इनकी अभी है करीब करीब 41% और मई 2021 में थी 54%, गिर गई इनकी रेटिंग। ऋषि सुनक ब्रिटिश पीएम 10वें रैंक पर है, इनकी रेटिंग है 36%। मतलब कोई आसपास भी नहीं है जहां नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री। तो इसलिए यह हालत है कि आप, अब यहां तो घंटी बजी गई, लेकिन कई लोगों की पॉलिटिकल घंटी जो है वो कब बजेगी मैं समझ नहीं पा रहा। कब इधर से दिमाग झनझनाएगा और देश के बारे में सोचना शुरू होगा।